हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करें। चलो जी, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा और नेट का क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो क्वेश्चन ये है, देखो लेट, मैं पूरा क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ क्योंकि बिना पूरा क्वेश्चन लिखे बात बनेगी नहीं। लेट एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक जी, ओके। एंड u1 u2 डॉट 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 un बी li, ठीक, एलिमेंट्स li एलिमेंट्स इन a वेक्टर स्पेस ओवर आर। आर क्या है तुम्हारे पास में, फील्ड है, ठीक। सेट u नॉट इक्वल टू 0 एंड un प्लस 1 इज इक्वल टू u1, कॉमा vi इज इक्वल टू ui प्लस 1 एंड wi बराबर ui माइनस 1 प्लस ui, ठीक है। और i तुम्हारा कहाँ से जा रहा है, 1 2 से लेकर n तक। देन सर ये क्वेश्चन ही पता नहीं कैसा है। हाँ भाई क्वेश्चन तगड़ा है, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दो, ठीक है, दिख रहा है। तो ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास में कि v1 v2 v3 और अप टू vn, ये कैसे वेक्टर्स होंगे, ये li होंगे फॉर n इज इक्वल टू 2010, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन समझ लो, अगर अभी पढ़ने बैठेगा तो बुखार आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन तगड़ा है। vn ये li होंगे फॉर n की वैल्यू 2011, ठीक है। c w1 w2 और wn ये तुम्हारे li होंगे फॉर n की वैल्यू 2010। और डी ऑप्शन है कि ये तुम्हारे मतलब w1 w2 ये तुम्हारे li होंगे फॉर n की वैल्यू तुम्हारे पास है 2011। ये क्वेश्चन है, अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा रहने देते हैं क्योंकि अगर ये और छोटा करेंगे तो ये और वो होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, ये हमको करना है सॉल्व, ठीक। देखो समझो बात के लिए, सॉल्यूशन देखो ध्यान से समझना। सॉल्यूशन हमें vi बराबर दिया है, कुछ क्या दिया है देख लेते हैं। vi बराबर दिया है हमें ui और प्लस ui प्लस 1, ui और ui प्लस 1। क्यों सर, ये क्यों देखा आपने, क्योंकि हमें v1 v2 और vn के वेक्टर्स के बारे में ही पूछ रहा है, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। और हमें पता है v बराबर ये है और w बराबर ये है, हम देख लेते हैं, ठीक है। u0 बराबर हमें 0 दिया, un प्लस 1 बराबर u1 दिया, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, ठीक है। और u ये दिए भी हैं, ये तुम्हारे कैसे होंगे, li होंगे। इसको छोड़ो, नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखो समझो, हमें पता है कि जो i की वैल्यू है वो तुम्हारी 1 2 से लेकर n तक जा रही है, ओके। अगर v1 निकालूंगा यहाँ पर तो कितना आएगा, u1, ठीक है ना। ये कितना आएगा, u1 प्लस u2। v2 निकालूंगा, ये कितना आएगा, u2 प्लस u3। इसी तरीके से अगर मैं vn निकालूंगा तो कितना आएगा, un और un प्लस 1। un प्लस 1 की वैल्यू हमें दी है कितनी, देखो
यू एन प्लस वन की वैल्यू दी है हमें यू वन, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू एन प्लस यू वन, ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी? अब ध्यान से समझना, हमें दिया है यू वन यू टू अप टू यू एन, ये कैसे दिए हैं? एल आई दिए हैं, ठीक है। ये कैसे दिए हैं? ये तुम्हें एल आई दिए हैं, ओके। अगर ये एल आई हैं तो ध्यान से समझो, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 इंटू यू वन प्लस 1 इंटू यू टू प्लस 0 इंटू यू थ्री, अब कोई वेक्टर है ही नहीं तो प्लस डॉट 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 प्लस 0 इंटू यू एन, ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू यू वन प्लस 1 इंटू यू टू प्लस 1 इंटू यू थ्री प्लस डॉट 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 0 इंटू यू एन। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? सेम इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 इंटू यू वन, क्योंकि यहाँ पर यू वन दिया है, प्लस 0 इंटू यू टू प्लस डॉट 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 प्लस 0 इंटू 1 इंटू यू एन, क्योंकि यहाँ पर यू एन दिया है 1 इंटू यू एन। बोलो सही बात है, 1 इंटू यू एन। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने किया था, पिछली क्लास में किया था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वाला वही क्वेश्चन, उसी प्रकार से ही बन गया। अब यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लीजिए, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आएगी? देखो ये तुम्हारे पास में आएगी, इस वाले रो को पकड़ो, देखो इसके कोफिशिएंट हमें लिखना होता है रो में, तो इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 1 0, बाकी सब 0 है, 0 डॉट 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 0। बोलो सही बात है। फिर ये कितना आएगा? 0 1 1 0 और 0। फिर नीचे कितना आएगा? 0 0 और ये कितना आएगा? 1 1 अप टू 0। सेम इधर भी ये कितना आएगा? ये तो 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि u1 की वैल्यू यहाँ पर u1 का कोफिशिएंट है वो है 1, ठीक है। बाकी सब 0 0, ऐसे इसको लिख लीजिए, ये भी 0 और ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। ये कितना आएगा? ये 1 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया? 1, क्योंकि यू एन का कोफिशिएंट कितना दिया है? 1। बस इसको हमें देखना है, देखो ये डिटर्मिनेंट है। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, क्या आएगी? ठीक है, अगर वैल्यू हमने निकाली, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये n क्रॉस n का है, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, अरे भाई चला गया। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको पहले रो और पहले कॉलम को ध्यान में मत लाइए। फिर आप देखिए अगर आप इसको, इस वाली मैट्रिक्स को देखेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को, इसको, तो ये आपको कुछ दिख रहा है? देखो ये सब डॉट डॉट है, ये आपको दिख रहा है? ये डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 1। और डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट 1 हो 2 हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जितने हैं इस एरिया में, देखिए जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? सबके सब 0 हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने इस कलर से लिखी है मैट्रिक्स, ये कैसी होगी तुम्हारी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बताओ? अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो कितना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है? अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो बोलो होता है कि नहीं होता? अच्छा जी, चलो तो देखो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ये है 1, तो 1 और इसको जाएगा, ये जाएगा, ये मैट्रिक्स बचेगी और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 1। और हमें पता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और डायगोनल एलिमेंट है 1, तो इसका कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस इसको देखिए, अब देखो ये n क्रॉस n की है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर n क्रॉस n की हो तो देखो ये ऐसे होता है, +-1 +-1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n है तो इसकी वैल्यू होगी -1 की पावर n+1, मतलब जो ऑर्डर होता है बड़ी मैट्रिक्स होती है तो उससे एक ज़्यादा होता है,
ठीक है। जैसे मान लो अगर हमारे पास में 3x3 की है तो यहाँ पर मैं निकालूंगा तो ये कैसा होगा, ये तुम्हारा होगा सेकंड एलिमेंट n+3 मतलब 3+1 3+1 ये होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये ध्यान में हो तो आप देख लीजिए, तो ये होता है। अरे यार इसको मिटा दें। खैर अब बड़ी मैट्रिक्स में ध्यान रखिए कि जो हम एलिमेंट मतलब वो लेते हैं तो वो कितना होता है, -1 की पावर n+1 इंटू 1 देखो ये 1 वो नहीं है, ये वाला 1 नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ये वाला वो 1 नहीं है, ये वाला 1 ये है, ये इधर बैठा। ये अगर हम सेकंड एंट्री में अगर हम बात करें तो कितना होता है, n+1 होता है यहाँ पर। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये होता है n+1 -1 की पावर n+1 इंटू 1, फिर -n+1 की पावर 2, इस तरीके से चलता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये, और ये 1 है तो इसका मतलब इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए, ये जो बची हुई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। बड़ी मैट्रिक्स है तो मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन मत पालिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 और प्लस -1 की पावर n+1। ठीक है, ये आया। ओके, अब यहाँ पर हमें पूछा है कि अगर मैं n की वैल्यू 2010 ले लूँ तो क्या होगा। तो देखो ये आएगा -1 और -1 2010 +1 तो 2011 हो गया। अब 2011 हो गया तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2011 की पावर 2011 -1 की पावर 2011 कितना होता है, -1, तो ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट आ गया 0। इट मीन्स ये जो वेक्टर्स होंगे तुम्हारे LI होंगे। अब LI होंगे 2010 के लिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड 2012 के लिए, 2011 के लिए, तो 2011 के लिए तो मतलब LI हो जाएंगे, मतलब ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो LD हो गया ना, और ये दिया है LI, तो ये तो गलत हो गया ना। अच्छा, सेकंड हमसे पूछा कि 2011 के लिए, तो 2000 जैसे ही आप 11 यहाँ पर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2012, और 2012 -1 की पावर 2012 +1 और 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा LI हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तो V के लिए हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। सेम टू सेम हम करेंगे W के लिए। देखो हमें W दिया है, WI बराबर हमें क्या दिया है, WI बराबर दिया है हमें, एक सेकंड देख लेते हैं, UI - 1 + UI, तो UI - 1 + UI। ठीक है, U है, ये म्यू नहीं है यार, U है, UI। ठीक है, अगर मैं I की वैल्यू 1 लूँगा तो कितनी आएगी, W1, तो ये कितना आ गया तुम्हारा U0 + U1, और U0 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये U1 बचा सिर्फ। ठीक है, और W2 कितना आएगा, U1 + U2, इस तरीके से आएगा, बोलो। इसी तरीके से W3 कितना आएगा, U2 + U3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं WN कितना आएगा, UN - 1 और + UN, ये आ गया। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनाना है, तो आप मैट्रिक्स बना लीजिए यहाँ से। अगर आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगी, देखो मैट्रिक्स आप बनाइए तो ये क्या बनेगी, 1, देखो U1 की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 हो, तो 0 0 ... 0, और सेकंड रो में U1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बाकी सब 0 ... 0। फिर इसमें इसमें ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, ये 1 आ गई, बाकी सब 0, और बाकी इधर करते चले जाओगे तो ये तुम्हारा 0 आएगा। और UN - 1 और U1 इसकी वैल्यू 1 है, बाकी सब कैसी हैं 0, तो एक एंट्री ये 1 होगी, एक एंट्री ये 1 होगी। ठीक है,
बोलो जी, ये क्लियर है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेना है हमको, ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू आप इसकी निकालेंगे तो फिर से देखिए, अगर आप इसको देखें पूरी मैट्रिक्स को, ये इसमें आप पूरे को देखिए, तो देखो पूरे को देखेंगे तो ये एलिमेंट देखो डायगोनल के हैं, डायगोनल के एलिमेंट सभी 1 हैं, और डायगोनल के ऊपर वाली जितनी एंट्री हैं सब की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब ये कैसी है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको कोई कॉलम कोई रो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब पूरी तुम्हारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट लिख दीजिए 1। कितना लिख दीजिए, 1, ठीक है। अब डिटरमिनेंट 1 है, अब मुझे बताओ नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये कैसे होंगे, LI हो गए सब वेक्टर W1 W2। अब n की वैल्यू आप चाहे 2010 लो, चाहे n की वैल्यू 2011 लो, ये तो मतलब हर किसी वैल्यू के लिए LI हैं, तो आप इस पे लो जाएँ, इस पे लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हैं, C और D, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत होना, इसको बस ध्यान रखना कि अगर n+1 की हो तो ये वाली एंट्री से पहले -1 की पावर n+1 लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसको छोड़िए, फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, इस मैट्रिक्स का, ठीक है, क्लियर। तो इसको मिटा देते हैं वरना ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। चलिए जी, ओके, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। चलिए जी, ओके। देखो बेसिस क्या होती हैं, बेसिस इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम ध्यान में रखना। बेसिस, अब हमें बेसिस पता करनी है कि क्या है बेसिस, क्या नहीं है, और इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो, कहीं पर भी बैठो, 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो, एक चीज़ समझो, मैं आपको वैसे ओरली बताता हूँ, इसको डेफिनेशन लिख दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। देखो हमारे पास में मान लो कोई वेक्टर स्पेस है V, ठीक है, कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर F, ठीक, ओके। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, ओके। देन मान लिया कि जो बीटा है वो इसका कोई सबसेट है, बीटा क्या है, इसका कोई सबसेट है, अच्छी बात है। चलिए जी, बीटा इसका क्या है, सबसेट है। अब इस बीटा को हम बेसिस कब बोलेंगे, इसी को हमें बेसिस बोलना है। समझो फिर से कि हमारे पास में V है, कोई वेक्टर स्पेस है, और बीटा इसका कोई सबसेट है, ठीक है, क्या है, कोई सबसेट। इस बीटा को हम बेसिस कब बोलेंगे, यदि अगर इस बीटा का मैं स्पैनिंग सेट निकालूं, स्पैनिंग मतलब लीनियर स्पैन, स्पैनिंग सेट निकालूं, वो पूरा का पूरा V आ जाए, पहली बात, ठीक है। इस बीटा का अगर मैं स्पैनिंग सेट निकालूं, वो पूरा का पूरा V मतलब B को बना दे पूरा। वही तो है कि भाई हम उस सेट से, कोई भी सेट होता है स्पैनिंग सेट कब बनता है, क्या देखते हैं कि उस सेट से हम क्या जनरेट कर सकते हैं। तो यदि ये कोई सबसेट है, अगर ये तुम्हारा बेसिस बनना चाहता है, हम बोलेंगे बन जाओ, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपके स्पैनिंग सेट से पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि जो बीटा है वो LI होना चाहिए, मतलब जो भी सेट है, जैसे मान लो S है, इसमें कुछ वेक्टर्स होंगे, तो ये मतलब LI कब होगा, पता है आपको? तो ये तो पता है यार, मैट्रिक्स से चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट से। तो दो कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है कोई सेट, तो वो हमारा बेसिस बन जाएगा। बताओ, बेसिस की डेफिनेशन क्लियर है? ये इसका सबसेट है, ये कब बेसिस बनेगा, जब इसके लीनियर स्पैनिंग सेट से पूरा B जनरेट हो जाए। सेकंड, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल करवाते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा क्लियर। देखो एग्जांपल ये है, मान लो कि हमारे पास में V ओवर F बराबर हमें दिया है वेक्टर स्पेस के नाम पे R2 ओवर R, ये वेक्टर स्पेस दिया है। हमसे बोला है कि बीटा 1,0 और 0,1, क्या ये बेसिस होगा, बताओ।
तो अगर मैंने आपको बताया था ये बेसिस होगा कि नहीं होगा, तो आप देखो ध्यान से समझो, अगर आप इसका लीनियर स्पैनिंग सेट निकालेंगे, ये अगर आप इसके लीनियर स्पैन से देखेंगे तो क्या बन सकता है भाई, इसमें कैसे, अगर इसको मैं देखूं तो क्या बन सकता है, अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आएंगे। अगर मैं देखूं इसमें अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो मतलब इन वेक्टर्स की मदद से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ बताओ। तो अगर आप देखेंगे इससे आप पूरा R2/R बना सकते हैं, पूरा। कैसे, अगर आपको मान लो निकालना है 15 कॉमा अगर आपको मान लो निकालना है 14,15 ये निकालना है, तो अब क्या कर दो 14,1,0 प्लस 15 0,1 बन गया एलिमेंट। लो इसको मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, यानी ये एलिमेंट मैं इन दोनों वेक्टर्स की मदद से बना सकता हूँ। ये तो स्केलर है और ये मैंने आपको बात बताई भी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन दो वेक्टर, मात्र दो वेक्टर की मदद से हम लोग पूरा R2/R जनरेट कर सकते हैं। सही बात है, पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई है कि भाई पूरा वेक्टर इस पर जनरेट हो जाना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बीटा कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे आप मैट्रिक्स से चेक कर लो, 1 0 0 1 कैसा होगा, 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लीनियर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कैसे होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया भाई ये। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिस बन गया। क्लियर, बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि आपको मान लो β1 दे दिया, ये दे दिया है कि 1,0 और 0,1 और 1,1, क्या ये बेसिस होगा। तो देखो इससे हम पूरा R2/R, अगर मैं इसकी लीनियर स्पैनिंग सेट की बात करूं तो आप पूरा R2/R बना सकते हैं, वेक्टर स्पेस वही है, बना सकते हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देख लेते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। नहीं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम 1,1 को 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0,1 लिख सकते हैं ना। देखो ऐसे हमने लिख दिया इसको, मतलब इसको इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अगर, और हमने पढ़ा था कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो कोई भी वेक्टर किन्हीं भी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। मतलब ये लिखा तो है, रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि ये गलत लिख दिया। रॉन्ग का मतलब ये है कि ये तुम्हारा जो सेट है वो तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस सिंपल एज ए β1 इज़ नॉट अ बेसिस। ठीक है, तो β1 हमारा बेसिस नहीं है। ओके, चलिए अगले बढ़ते हैं, नए पेज पे करते हैं। देखो तीसरा एग्जांपल है, हमें बोला है कि β2 1,0 और 0,2, क्या ये बेसिस होगा। पहला, अगर मैं स्पैनिंग सेट की बात करूं तो पूरा R2/R जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया मैंने जनरेट। दूसरा, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज़ Li। कैसे, डिटर्मिनेंट आप चेक कर लो। अच्छा, R2/R जनरेट कैसे कर सकते हैं भाई, R2/R का कोई भी एलिमेंट जनरेट करके दिखाओ। आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो आप हमें 15,17 दिखाओ बना के, इससे इन दोनों की मदद से आप बना सकते हो। हम क्या यहाँ बना सकते हैं, लो बनाओ। तो लियो 15 1,0 प्लस, अब ये कैसे बनाओगे सर, ये तो बड़ी ही दिक्कत वाली है। तो लियो 17/2 लिख दो और 0,2 बन गया, ख़त्म। अरे भाई ये तो स्केलर है, ये तो फील्ड से आ रहा है, इनमें क्या दिक्कत है, कुछ भी रख लो, लेकिन वेक्टर्स तो वही हैं, वेक्टर्स वही हैं, इनकी मदद से मैंने इसको बना दिया, ख़त्म। यानी R2/R का कोई भी एलिमेंट आप बना सकते हो, कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा पूरा, अगर मैं इसके स्पैनिंग सेट का देखूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा R2/R हो जाएगा। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, आप डिटरमिनेंट से चेक कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये तुम्हारा बेसिस बन गया। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें क्या समझ में आया कि R2/R का एक तो अभी हमने देखा था सर 1,0 और 0,1 ये बेसिस था, बिल्कुल, और आपने बता दिया ये भी बेसिस है।
इसका मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट आता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी शॉर्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है। नोट ये है, अब नोट को आपको ध्यान में रखना वरना दिक्कत होगी। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि बेसिस यूनिक तो नहीं हो सकते भाई। यहाँ पर ये दूसरा बेसिस है, वो दूसरा बेसिस है, तो बेसिक यूनिक जो बेसिस होते हैं वो यूनिक नहीं होते, बट उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट यूनिकली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यूनिक होते नहीं हैं। बेसिस इज़ नॉट यूनिक बट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर मतलब ऐसा 1,0 और 2,0, तो ये बेसिस नहीं बनेगा, ये बेसिस नहीं बनेगा। R2/R को जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को जनरेट कर पाएगा, तो ये हमारा बेसिस नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन उसका यूनिक होता है, बेसिस यूनिक नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा रखनी है। ठीक है, तो मैं नोट लिख देता हूँ। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिस इज़ नॉट यूनिक बट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जी। तो बेसिस इज नॉट यूनिक बट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई साहब। तो इसको हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिस इज नॉट यूनिक बट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छी बात है, चलिए जी। अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं? एक तो हो गया बेसिस और दूसरा है ऑर्डर्ड बेसिस। तो ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं? देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे समझ में आने वाला है नहीं। तो बेसिस, मान लो कोई बीटा है, बेसिस इज, भाई कहेंगे तो बेसिस को ही, बेसिस इज सेड टू बी ऑर्डर्ड बेसिस is said to be ordered basis if we consider beta as an ordered set। सर कुछ समझ में नहीं आया? अजीब बात है यार, इतना बोल दिया फिर भी समझ में नहीं आया। देखो ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब ये है कि कोई हमारा बेसिस है, ठीक है, इज सेड टू बी ऑर्डर्ड बेसिस इफ़ बी कंसीडर बीटा एज एन ऑर्डर्ड सेट। मतलब एक मतलब सेट की तरह अगर हम देखो, समझो ऐसे यार, जैसे मान लो कोई V1 और V2 डॉट 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 Vn, ये मान लो हमारा बेसिस है। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं जितने, वो सारे के सारे क्या हैं? बेसिस हैं। ठीक, ओके। अच्छा, अगर हम इसे एक सेट की तरह एज्यूम करें, देखो जैसे कोई सेट होता है, समझ लो आप, क्लियर हो जाना चाहिए यार। जैसे कोई सेट है, उसमें मान लो एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। ठीक, अगर हम इसे सेट मानते हैं तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 1 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सेट में इधर उधर एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 2 1, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, सेट है। सेम बोला है कि अगर ये बेसिस है, ये बीटा है, तो ऑर्डर्ड बेसिस क्या होगा? आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं B2 V1 Vn, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, V2 B1 B3 लिख दो, या आप ऐसा लिख दो B3 और V2 V1 अप टू Vn, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये तीनों के तीनों डिफरेंट ऑर्डर बेसिस हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर बेसिस। कहने का मतलब जो वेक्टर्स हैं उनको आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? बोलो, समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज़ें हैं, कोई हुआ नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ओके।
अब देखो एक थ्योरम आती है एग्जिस्टेंस थ्योरम। थ्योरम मैं लिखवाता हूँ, रुक जाओ। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये क्या बोलती है? ये बोलती है देखो, एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ चलो वेक्टर स्पेस लिख देते हैं, एवरी वेक्टर स्पेस V ओवर F हैज़ अ बेसिस। समझ गए ना? मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस होगा उसके पास में बेसिस होगी ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन क्या है अभी हम डायमेंशन भी पढ़ेंगे। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो ये तो होगी एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, दूसरी आती है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन, सर कोई एग्जांपल? अरे इसमें क्या एग्जांपल दूँ यार, ये थ्योरम है, अभी हम समझ लेंगे। एक्सटेंशन थ्योरम तो ये क्या बोलती है? देखो ये बोलती है कि एवरी लीनियरली, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ a vector space V over F can be extend to a basis। अच्छा, extend to a basis, इसका मतलब क्या सर? ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, to a basis। हाँ, इसका मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये अच्छी थ्योरम भी है और समझना भी ज़रूरी है। तो दो थ्योरम है हमारे पास में, एक तो है एग्जिस्टेंस थ्योरम, इसमें बोलता है कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, हर एक वेक्टर स्पेस जो होगा उसके पास में बेसिस होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी थ्योरम ये बोलती है कि एवरी एलआई सेट, कोई भी एलआई सेट है और वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी एलआई सेट है, एज्यूम करो कोई भी हमारे पास में एलआई सेट है, कैन बी, मैंने ये कलर लिख दिया, कैन बी एक्सटेंड, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं लिखा यार, तो मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ है। कैन बी एक्सटेंड हे प्रभु ये क्या हुआ, एक्सटेंड टू आ बेसिस, ठीक है। ये बात समझो, इस बात को हजम करने में थोड़ी दिक्कत होगी। देखो एग्जाम्पल आप समझो, मान लो V ओवर F कोई हमारे पास में वेक्टर स्पेस है, V ओवर F हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है R2 ओवर R, ठीक है। ये हमारे पास में कोई वेक्टर स्पेस है, बढ़िया बात है। अब मान लो कोई बेसिस है, कोई मान लो बीटा है जो क्या है 1,0,0, ठीक है जी, और ये है 0,2,0, ये तुम्हारा सबसेट है किसका? R3 ओवर R का। और हमें पता है ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो हमने मान लिया वेक्टर स्पेस हमारे पास में R3 ओवर R, यहाँ R3 ओवर R मान लो, R3 ओवर R, और ये उसका कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। तो इस सेट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ बेसिस में। कैसे? अगर मैं बीटा डैश बनाऊँ तो मैं बीटा डैश को ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0, ये तो ऐसे ही रखने 0 2 0, और तीसरा एलिमेंट में डाल दूँ 0 0 1। बताओ, तीसरा एलिमेंट मैंने डाल दिया 0 0 0 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा बेसिस बन गया। बताओ, ये भी तुम्हारा सबसेट है किसका? R3 ओवर R का है, और ये तुम्हारा क्या बन गया? अब बेसिस बन गया। बोलो, यही इस थ्योरम बोलना चाह रही है, ठीक है। तो बीटा डैश इज़ एलआई सेट, ठीक है। अगर एलआई सेट है तो लीनियर स्पैन ऑफ बीटा सेट से मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरा R3 ओवर R जनरेट कर सकता हूँ। बोलो, R3 ओवर R जनरेट कर सकता हूँ, और ये कैसा है? एलआई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बेसिस होगा। वैसे ही आपको दिख गया होगा कि ये बेसिस है,
ठीक है, दिस सिंपलाइजेज बीटा डैश इज बेसिस। क्लियर, सुपर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत इम्पोर्टेंट ये थ्योरम थी। तो देखिए, चलिए अगले बढ़ें। देखो अगली थ्योरम है इनवेरिएंट थ्योरम, समझो इनवेरिएंट थ्योरम। अब इसको करेंगे हम कल, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको हम कल करेंगे, ओके, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको हजम नहीं होगा। इनवेरिएंट थ्योरम है, इसको हम कल पढ़ते हैं, ओके। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।